मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था बायोमोलिक्यूल्स। इसमें पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जैव अणु कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट का, और उसमें हमने केवल कार्बोहाइड्रेट का नामकरण, उनकी परिभाषा, है ना, और उनका वर्गीकरण देखा था। और वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेटों को हमने दो भागों में, दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक तो किया है भौतिक गुणों के आधार पर, शुगर्स और नॉन शुगर्स। दूसरा हम किया था जल अपघटन के आधार पर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, हमें ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज ग्लूकोज, जो कि एक शुगर भी है और एक मोनोसैकेराइड भी है। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि C6H12O6 में इसकी स्ट्रक्चर फाइनली होती कैसी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी प्रिपरेशन की, यानी कि विरचन विधियों की, कि हम कैसे कैसे ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो तरीका जो है वो है चीनी से, यानी कि जिसको हम सुक्रोज कहते हैं। ठीक है ना। चीनी का हम क्या करते हैं, चीनी को हम सुक्रोज कहते हैं। इसका या तो सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, या H+ यानी कि अम्ल की उपस्थिति में जब जल अपघटन करवाते हैं तो सुक्रोज से हमें दो अणु मिलते हैं। एक अणु मिलता है ग्लूकोज का और एक अणु मिलता है फ्रक्टोज का। ठीक है, यहाँ जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, फिर इसमें हम डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों से रिएक्शन करेगा, दोनों से रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा तो बनेगा कैल्शियम ग्लूकोसेट, और फ्रक्टोज से रिएक्शन करेगा तो बनेगा कैल्शियम फ्रक्टोसेट। ठीक है ना। अब इनमें से कैल्शियम फ्रक्टोसेट जो होता है ये तो जल में अविलेय होता है तो नीचे बैठ जाता है, और ग्लूकोज का जो कैल्शियम लवण होता है वो जल विलेय होता है, जिसको आसानी से छानकर पृथक कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो उक्त मिश्रण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर कैल्शियम लवण प्राप्त होते हैं। कैल्शियम ग्लूकोसेट जल में विलेय होता है, जबकि कैल्शियम फ्रक्टोसेट जल में अविलेय होता है, अतः आसानी से पृथक कर लिया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है स्टार्च से। ठीक है ना। स्टार्च का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इन सब का फॉर्मूला ये होता है C6H10O5 का होल N। जब स्टार्च का भी जल अपघटन करवाते हैं किसी अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो हमें ग्लूकोज इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। जल में घुला हुआ ग्लूकोज प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, चाहे वो मोनोसैकेराइड हो, चाहे डाइसैकेराइड हो, चाहे पोलोसैकेराइड हो, किसी भी डाइसैकेराइड या पोलोसैकेराइड का हम जब जल अपघटन करवाते हैं तो एक स्पेशल एंजाइम तो काम में लिया ही जा सकता है, साथ में तनु अम्ल और स्पेशली तनु H2SO4 आसानी से किसी भी ओलिगोसैकेराइड का या पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको एंजाइम याद ना आए तो आप तनु H2SO4 लिखकर जल अपघटन करवा सकते हैं। तो दो तरीके हैं अपने पास, एक तो सुक्रोज यानी चीनी का जल अपघटन करवाया था हमने अम्ल की उपस्थिति में या इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, और स्टार्च का जल अपघटन करवाया है हमने, वे भी अम्ल की उपस्थिति में या यीस्ट में पाए जाने वाले एंजाइम की उपस्थिति में भी हो जाता है, और हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है ना। अब ग्लूकोज है तो होता कैसा है, देखें, पहचाने उसको, फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ग्लूकोज हम सब ने देखा है कैसा होता है। ठीक है, ग्लूकोज कैसा होता है, एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है ना। इसका गलनांक 140 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ें तो हमने देखी हैं। क्रिस्टलीय ठोस है, स्वाद में मीठा होता है, शर्करा है तो स्वाद में मीठा तो होना ही है। ठीक है, पानी में आसानी से घुल जाता है। विशेष बात यह है कि यह प्राकाशिक रूप से सक्रिय होता है। मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने बताया था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित कर देते हैं। तो ये जो नेचुरल जो अपना ग्लूकोज होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है यानी कि PPL को दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णित कर देता है, अतः इसको डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, ये प्लस ग्लूकोज अर्थात डेक्स्ट्रोज होता है, इसीलिए इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है यानी कि PPL को समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णित कर देता है। ठीक है ना। और एक इसका विशेष गुण ये भी होता है कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। अभी हम देखेंगे आगे कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन का मतलब क्या होता है, कि इसमें प्लस दिशा में जो घूर्णन कोण का मान है वो परिवर्तित हो जाता है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि भाई बना कैसे था और देखने में कैसे था। अभी जो C6H12O6 है, इसकी स्ट्रक्चर का हमें पता लगाना है कि इसकी स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में किस किस तरीके से बंधित होते हैं।
अब देखिए हम बात करेंगे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में। हम कुछ रिएक्शन से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में किस तरीके से बंधित होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ग्लूकोज का अपचयन करवा रहे हैं लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में। ठीक है ना। तो जैसे देखो आपको पता है कि कोई भी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह जिसका हाइड्रोकार्बन में होता है, ठीक है ना, O युक्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका अपचयन जब लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में करवाया जाता है तो हमेशा एल्केन बनती है। तो जब हमने ग्लूकोज का रिडक्शन करवाया लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में तो हेक्सेन मिला। हेक्सेन का मिलना ये बताता है कि इस ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो लीनियरली यानी कि एक श्रृंखला में, ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो आपस में लीनियरली इस तरह से अटैच्ड हैं। कैसे पता चला कि जो हमने इसका रिडक्शन करवाया था लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति, ठीक है ना। दूसरा हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया है Br2 जल से। Br2 जल से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। और एक रिएक्शन कि जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करने पर बनता है ऑक्जिम। और ऑक्जिम ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है कार्बोनिल समूह की, कि जब किसी कार्बोनिल ग्रुप से हम हाइड्रोक्सिल एमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में निकल जाते हैं और इस तरीके से ऑक्जिम बनती है, ठीक है ना। तो ये ऑक्जिम का बनना ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है, या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर वो कीटोन हो सकता है। इस तरीके से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजीन से, ठीक है ना। हाइड्रोजीन का मतलब क्या होता है NH2। इसकी भी रिएक्शन जब हम किसी कार्बोनिल ग्रुप से करवाते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। तो ग्लूकोज भी इस रिएक्शन को करता है, यानी जब ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोक्सिन से रिएक्शन कर रहा है या हाइड्रोजीन से रिएक्शन कर रहा है तो ये दोनों रिएक्शन ये बताती हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बना था वो इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शन ये बताती हैं कि इनमें कोई ना कोई कार्बोनिल समूह उपस्थित है, यानी कि या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ठीक है ना। यानी ये जो 6 कार्बन की चेन है इसमें एक कार्बन कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन के रूप में उपस्थित है। और जब हमने Br2 से रिएक्शन करवा दी है तो Br2 जल की विशेषता क्या होती है, Br2 जल जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीकृत कर देता है COOH में, ठीक है ना। ऐसे ही हमने रिएक्शन पढ़ी है और जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है एल्डिहाइड्स में कि जब हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेन अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलेन अभिकर्मक Ag2O के रूप में व्यवहार करता है जो होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। तो जब हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेन अभिकर्मक से करवाते हैं तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक समूह में और हमें Ag अवक्षेपित रूप में मिलता है जिसे हम कहते हैं रजत दर्पण। ये एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन इस एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें रजत दर्पण मिलता है। रजत दर्पण का मिलना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो कार्बोनिल समूह है वो कौन सा है, वो एल्डिहाइड है। Br2 से COH का बनना ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, ठीक है ना। यानी हमें ये पता चल गया अब तक कि 6 कार्बन की चेन है जिसमें एक कार्बोनिल समूह है और वो कार्बोनिल समूह कौन सा है, CHO वाला है। इसी तरह से हम इसकी रिएक्शन अगर फेलिंग विलियन से करवाएं, फेलिंग विलियन भी आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन में पढ़ा है, 2 फेलिंग विलियन होते हैं, फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B, ये दोनों मिलके CuO के रूप में व्यवहार करते हैं। और जब इसकी भी रिएक्शन करवाई जाती है किसी एल्डिहाइड से तो क्या होता है, एल्डिहाइड तो ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ भी हमें जब ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहे हैं तो फेलिंग विलियन भी रिएक्शन करता है और लाल भूरे रंग का हमें अवक्षेप भी प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो 6 कार्बन की कार्बन श्रृंखला थी उसमें पहले तो हमने पता लगाया कि कोई कार्बोनिल समूह है, फिर हमने Br2 जल से, टॉलेन अभिकर्मक से और फेलिंग विलियन से ये पता कर लिया कि वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, ठीक है ना। यानी कि इस कार्बन चेन में एक कार्बन इस रूप में उपस्थित है, ठीक है ना। अब बाकी 5 कार्बन किस रूप में है ये पता करते हैं हम। फिर हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई है PCl5 से। तो हमने देखा जब PCl5 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव मिलता है।
पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब हमें पता चला कि यहाँ 5 PCl5 के मॉलिक्यूल काम में आते हैं, ठीक है, और हमें 5 ही POCl3 भी मिलते हैं। इसका मतलब हुआ है ये जो रिएक्शन होती है कि जब हम PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं किसी OH ग्रुप के मॉलिक्यूल से, एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब हम ROH से रिएक्शन करवाते हैं PCl5 की तो हमें RCl मिलता है, POCl3 निकल जाता है, ठीक है ना, और एक HCl भी निकल जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो हम यहाँ ये पता लगा रहे हैं कि जब PCl5 की रिएक्शन करवा रहे हैं हमें तो 5 मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं और 5 ही POCl3 मिल रहे हैं। इसका मतलब इसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं, यानी कि एक पेंटा हाइड्रोक्सी यौगिक होना चाहिए। ऐसे ही हम जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl से या एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब होता है ये भी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिलीकरण की रिएक्शन होती है। यहाँ भी हमें 5 मॉलिक्यूल काम में आते हैं और हमें ग्लूकोज का पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न ये बताता है कि इसमें जो कंपाउंड है, जो ग्लूकोज, इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं, ठीक है ना। हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये हो गया कि इसमें कि यहाँ 5 OH समूह उपस्थित हैं, तो ये जो 5 कार्बन बचे हैं इन 5 कार्बनों पर एक OH पाया जाता है और एक हो गया CHO। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई, 6 कार्बन कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन और कंप्लीट कर देते हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो इन सब पर ये H भी आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C6H12O6 का फॉर्मूला हो गया। यानी इन स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि इस ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन होती है, एक एल्डिहाइड समूह होता है और बाकी 5 जगह पर 5 OH उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इससे हमें इसकी स्ट्रक्चर कंफर्म कर ली। तो अब इन रिएक्शंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए पहला टेस्ट, लाल फास्फोरस और HI से अपचयन करवाने पर ग्लूकोज हेक्सेन में अपचयित हो जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में बंधित होते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड पिल प्लस HI C6H14 इज ऑब्टेन। दूसरी रिएक्शन, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से ऑक्सिम बनता है और HCN से करवाने पर साइनोहाइड्रिन बनता है। ये दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती हैं, यानी कि या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर वो कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या रिएक्शन करवाई, इसको हमने कीटोन ने भी स्ट्रक्चर बताई थी ना, इस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन है। देखिए समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये मैंने लिखा है CHO, ठीक है, या मैंने इसको लिख दिया C डबल बॉन्ड O और H, फिर 1 2 3 4 5 कार्बन लगा दिए और इन पर जब मैं अपनी वैलेंसीज कंप्लीट करती हूँ, देखिए यहाँ HOH 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 और H, ठीक है ना। तो ये जो हैं ये वाले 4 एक जैसे समूह हैं, तो मैं इनको एक साथ करके ऐसे भी लिख सकती हूँ CHOH का होल 4, ठीक है ना। इस C से एक नीचे वाला ही जुड़ा हुआ है CH2OH, ठीक है ना, और इससे ऊपर जुड़ा हुआ है ये यानी कि C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है इसको, इसकी स्ट्रक्चर को ओपन ना करके इस तरह से लिखने का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ये ग्लूकोज लिखा, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्सिलेमीन से, तो ये वाला O और ये वाली दोनों हाइड्रोजन ये H2 की फॉर्म में निकल जाती हैं और इस डबल बॉन्ड से ये N जुड़ जाता है OH के रूप में, तो ऑक्सिम बन गया। इसी तरह से HCN से रिएक्शन करवाई तो ये ऑक्सिम बनता है, H तो इस O पर ऐड हो जाता है और ये बॉन्ड जो टूटता है उस पर CN ऐड जुड़ता है, साइनोहाइड्रिन बनते हैं। तो साइनोहाइड्रिन और ऑक्सिम का बनना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है। एल्डिहाइड है कीटोन है, अभी पता लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं PCl5 से या CH3COCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड से या CH3CO होल ट्वाइस O यानी कि इसको कहते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाने पर हमें पेंटाक्लोरो, PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो पेंटाक्लोरो व्युत्पन्न मिलेगा और एसिटिलीकरण करवाएंगे एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से तो पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, जो ग्लूकोज में 5 OH समूहों की पुष्टि करते हैं।
सबसे पहले हमने यहाँ पता लगा लिया कि इसमें 6 कार्बन लीनियरली अटैच्ड हैं, 6 सीधी कार्बन श्रृंखला में अटैच्ड हैं। फिर हमने हाइड्रोक्सिल एमीन और साइनोहाइड HCN से रिएक्शन करवा के ये पता कर लिया कि इसमें एक कार्बोनिल समूह है। फिर एसिटिलीकरण या क्लोरीनीकरण करवाने पर हमने पता लगा लिया कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं। कैसे हैं देखते हैं। देखिए ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, इसका हमने PCl5 से रिएक्शन करवाई तो 5 OH जो हैं हट जाएंगे और इनकी जगह पर Cl आ जाएगा। देखो CHCl होल 4 हो गया, CH2Cl, ठीक है ना। अब यहाँ 5 कार्बन की श्रृंखला है, पाँचों पर 5 क्लोरीन उपस्थित हैं। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई है। इसकी स्ट्रक्चर हो गई है कि ये सारे के सारे OH तो हट गए हैं और यहाँ पर आ गए हैं सब जगह पर Cl, ठीक है ना। तो मुख्य क्रियात्मक समूह ये हो गया। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब इनको हम IUPAC नाम देंगे तो क्या देंगे, 2 3 4 5 6 पेंटाक्लोरो, ठीक है ना। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्डेड हो एन, और ये एल्डिहाइड है तो एल, हेक्सेनल हो गया और इस पर पेंटाक्लोरो हो गया। तो इसका IUPAC नाम देखो मैंने लिख रहा है 2 3 4 5 6 पेंटाक्लोरो हेक्सेनल। एसिटिलीकरण करवाएंगे तो OH हटेगा और एसिटिल समूह जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ OH हट के एसिटिल ग्रुप जुड़ गया है तो CHO तो ऐसी की ऐसी है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है। और यहाँ CH तो था ही, OCOCH3 अटैच हो गया क्योंकि ये H और ये Cl गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये जो बिल्कुल ऐसी की ऐसी हो गई तो इसको कहते हैं हम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है ना। यानी ये रिएक्शन हमें बता रही है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं, ठीक है। इसी तरीके से ग्लूकोज का अपचयन जब हम सोडियम अमलगम से करवाते हैं, सोडियम अमलगम का मतलब होता है सोडियम और पारे से बनी हुई मिश्र धातु, ठीक है ना। याद रखना पहले भी पढ़ा है हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में जिंक अमलगम जो क्लीमेंसन रिडक्शन में काम आता है। तो अमलगम शब्द हमेशा वहाँ काम में लिया जाता है जो पारे की किसी भी अन्य धातु के साथ मिश्र धातु को रिप्रेजेंट करता है। तो सोडियम और पारे की बनी हुई मिश्र धातु को हम कहते हैं सोडियम अमलगम। इससे करवाते हैं तो सार्बिटॉल बनता है। सार्बिटॉल क्या होता है, सोडियम अमलगम क्या करता है, CHO समूह को CH2OH में अपचयित करता है, ठीक है ना। यानी ये भी हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ठीक है ना। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर CHO CHOH होल 4 CH2OH, ये तो हो गया ग्लूकोज, ठीक है ना। NaHG से इसका रिडक्शन करवाया है हमने तो ये बन गया है CH2OH, सब जगह OH आ गया, इसका नाम होता है सार्बिटॉल, ठीक है ना। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, सार्बिटॉल को हम याद रखने का तरीका है सब जगह ऑल, सब जगह ऑल का मतलब कितने कार्बन थे यहाँ, 6 के 6 कार्बनों पर OH लगा दिया है और बाकी वैलेंसी जो इनकम्प्लीट रह गए उसको हाइड्रोजन से पूरा कर दिया है तो सार्बिटॉल बन गया है। देखो इसको बनाकर देखते हैं सार्बिटॉल की स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 और 6, सब पर मैंने लगा दिया OH, ठीक है ना। ये देखिए सब पर मैंने लगा दिया OH, सब जगह और लगा दिया। अब हाइड्रोजन पूरी करें, 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, CH2 H H H H H2। तो इसको मैंने कंबाइंडली क्या लिख दिया, CH2OH यहीं रहेगा, CH2OH यहीं रहेगा और ये 4 बार है तो इसको होल 4 करके लिख दिया है। तो देखो यही लिखा है मैंने, CH2OH CH2OH CHOH का होल 4, क्लियर। और देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण Br2 जल से करवाने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है जो ग्लूकोज में CHO समूह की पुष्टि करता है। इसी प्रकार टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाने पर रजत दर्पण का बनना और फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करवाने पर Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप आना भी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करता है, ठीक है ना। देखो ग्लूकोनिक अम्ल क्या था, ये ग्लूकोज अपना है, यहाँ इस CHO समूह को हम COOH में बदल देंगे केवल, देखो इसको COOH कर दिया है और बाकी ऐसे कैसे CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है ना। टॉलेन अभिकर्मक से रिएक्शन करवाई है तो भी यही हुआ है, CH2OH ये वाला है, CHOH का होल 4 ये वाला है, फिर COOH प्लस Ag ये रजत दर्पण को शो कर रहा है, ठीक है। फेलिंग विलयन से रिएक्शन करवाई है तो भी ये ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है और प्लस साथ में बन रहा है Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप, ठीक है ना। अब देखिए ग्लूकोज या ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाते हैं तो सैकरिक अम्ल का बनना ये बताता है कि ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह भी है, प्राथमिक एल्कोहल समूह यानी कि ये वाला समूह, क्योंकि ये क्या करता है, कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक है तो CHO समूह को तो COOH में ऑक्सीकृत करता ही है,
साथ में जो प्राथमिक एल्कोहल समूह है इसको भी COOH में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी कि जब हमने यहाँ Br2 जल से ऑक्सीकरण करवाया था तो केवल CHO COOH में बदला था, लेकिन जब सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो ये भी COOH में बदल जाता है और ये भी COOH में बदल जाएगा। ठीक है ना। देखो यानी कि ये हमने लिया है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाया है हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो देखो CHO तो COOH में बदला ही है, साथ में CH2OH भी COOH में बदल गया। इसी तरीके से ये ग्लूकोनिक एसिड ही लिया था, COOH तो एसिड ही रहेगा लेकिन CH2OH भी COOH में ऑक्सीकृत हो गया, यानी कि सैकरिक अम्ल बनता है। ठीक है ना। और ग्लूकोज की अभिक्रिया जब फेनिल हाइड्रोजन से करवाते हैं तो ग्लूकोसाजोन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है ना। देखो कैसे होगी, ये हमने लिया है ग्लूकोज की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सबसे पहले फेनिल हाइड्रोजन से। तो फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन में क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा। ये H2O निकला तो यहाँ ऐसे कैसे ये N जुड़ गया आके ये। ठीक है, ये बन गया ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन। फिर इसकी एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन लेते हैं, एक मॉलिक्यूल और लेते हैं तो ये वाला H और ये वाला H दोनों निकल जाएंगे। एक H तो इस NH2 के साथ निकल जाएगा NH3 के रूप में, और दूसरा H जो है इस NH पर लग जाएगा तो ये तो हो गया NH2 और इस पर जुड़ी हुई है C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग। ये बाहर निकल जाएंगी तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा, CO। ये हो गया, इसको कहते हैं ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन का कीटो व्युत्पन्न। अब ये इसमें फिर कार्बोनिल ग्रुप आ गया, फिर से इसकी रिएक्शन होगी फेनिल हाइड्रोजन से, तो अब ये वाला H2O निकल जाएगा और ये वाला H2O निकल जाएगा तो ये N ऐसे कैसी डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है इसी को कहते हैं ग्लूकोसाजोन। ठीक है ना। ग्लूकोसाजोन का बनना ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है कि इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है और सेकेंडरी ग्रुप भी या दूसरा कार्बन भी एल्कोहल के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर ये चीज़। ठीक है ना। तो इस प्रकार सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर ग्लूकोज की निम्न संरचना की पुष्टि होती है, अर्थात यह एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है तो हेक्स है, और ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई। ठीक है। अब बात आती है कि हमने ये पढ़ा था कि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। तो जब प्रकाशिक रूप से सक्रिय है तो इसमें क्रेल कार्बन है, और इसमें क्रेल कार्बन एक नहीं बल्कि 4 क्रेल कार्बन है। ये जो कार्बन है जो होल 4 के रूप में लिखे हैं सारे के सारे क्रेल होते हैं। ठीक है ना। देखो क्रेल कार्बन या असमित कार्बन जानते हैं जिसकी सभी संयोजकताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। देखो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बताई थी आपको। इस स्ट्रक्चर में ये देखो, इस कार्बन को देखो, यहाँ CHO समूह है, यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ ये बड़ा सा समूह है। चारों संयोजकताएं अलग हो गई, क्रेल हो गया। इसमें देखें ये वाला समूह कुछ और, यहाँ H, यहाँ OH, ये वाला समूह कुछ और। इस वाले कार्बन को भी देखें, ये समूह कुछ और है, H है, OH है, ये कुछ और। यानी ये बीच वाले जो 4 कार्बन है चारों के चारों ही असमित यानी कि क्रेल होते हैं, और इसीलिए ये प्रकाशिक रूप से घूर्णक होता है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है। तो एमिल फिशर ने इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक किया, इसकी प्रकाशिक सक्रियता को चेक किया और इसके बारे में बताया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर एमिल फिशर के अनुसार ये बताई गई है। एमिल फिशर ने कहा देखो ऊपर ऊपर CHO है ऐसे कैसे ही, नीचे नीचे CH2OH है ऐसे कैसे ही, बीच वाले जो 4 कार्बन है उनकी स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है। ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर क्या, एक साइड याद रख लीजिए बस, नीचे से ऊपर तक HHOHH। तो अपोजिट साइड में आप अपने आप लगा देंगे कि इस एक कार्बन पर H और OH दो ही चीज़ जुड़ती हैं। H हमने ऐड कर दिया है तो OH ऐड करना है। ठीक है ना, HHOHH। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये कार्बन ही तो है, तो हमने इसको C के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये HHOHH। ये एमिल फिशर के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं D स्ट्रक्चर। ये कहलाता है D प्लस ग्लूकोज। क्यों कहलाता है ये D प्लस ग्लूकोज? प्लस तो इसलिए लगाया है हमने क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। प्लस का निशान इसके प्लस दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में घूर्णन को प्रदर्शित कर रहा है। ग्लूकोज ये है ही है। अब ये कैपिटल D क्यों दिखाया है? कैपिटल D इसलिए दिखाया गया है कि इसका जो पैतृक यौगिक है, जो जनक यौगिक है, वो D ग्लिसरैल्डिहाइड है, जो ट्राइयोज के रूप में माना जाता है। और जब
इस ट्राइओज में H और OH को इस तरफ, यानी OH जब दाईं ओर लिखा जाता है तो वो D समावयवी कहलाता है। और अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये CHO और CH2OH तो यहाँ लिख दूं, ठीक है, और OH को बाईं ओर और H को दाईं ओर लिख दूं तो ये L समावयवी कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में आप, ये वाली जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसके जैसी है, तो ये डी समावयवी है, तो ये भी डी समावयवी है, ठीक है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है इसलिए इसको प्लस ग्लूकोज लिखा जाता है। ये तो हो गई इसकी विवृत श्रृंखलीय संरचना, यानी कि खुली हुई संरचना, ठीक है।